नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लाइफ एक्सप्रेस वेयर देयर इज नो ड्रामा, नो फेक, ओनली फैक्ट्स टू कीप यू अवेक। जी हाँ, सही सुना आपने। लाइफ एक्सप्रेस एक ऐसी दुनिया है, एक ऐसा एकेडमिक प्लेटफॉर्म है जहाँ हम बेमतलब की बातें नहीं करते, क्योंकि यहाँ बातें होती है सिर्फ रियल लाइफ के, रियल लोगों के, रियल अचीवमेंट्स की, और बातें होती है रियल नॉलेज की अंडर भारतीय ज्ञान परंपरा, जिसकी बुनियाद वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है। वसुधैव कुटुंबकम यानी द होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली। भले ही वसुधैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव का पालन करते करते हिंदुस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन आज हर भारतीय को ये कहते हुए काफ़ी गर्व होता है कि भारत एक ऐसा देश है जिसने आज तक ना ही किसी पे आक्रमण किया और ना ही किसी पे राज किया। हाँ, हमने पूरी दुनिया पे राज किया, लेकिन उनके अधिकार, अस्तित्व एवं संस्कृति को छीन कर नहीं, बल्कि उनके दिलों पर राज किया, अपनी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति और फिलॉसफी की खुशबू बिखेर कर। इसी भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाते हुए लाइफ एक्सप्रेस अपने मिशन पे आप सभी के सहयोग से आगे बढ़ रही है, जिसमें मेरा यही प्रयास है कि भारतीय संस्कृति एवं ज्ञान प्रणाली का समुचित अध्ययन कर उसके भाव को, उसमें निहित संदेश को आपके सामने, वर्ल्ड सोसाइटी के सामने प्रस्तुत करूं, क्योंकि आज पूरी दुनिया में एक नहीं कई कारणों से अनेक प्रकार के संकट के बादल मंडरा रहे हैं। खूनी युद्ध चल रहे हैं परिवार में, समाज में, राष्ट्र में और पूरे विश्व में। पूरी दुनिया आज एक सोसाइटल मॉडल ऑफ लिविंग ढूंढ रही है, जिसे अपनाकर वो शांति और सौहार्द के साथ जी सके। लेकिन अफसोस, दुनिया के पास ऐसा कोई मॉडल नहीं है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि भारत के पास ऐसा सोसाइटल मॉडल ऑफ लिविंग है जिसे अपनाकर हम पूरे विश्व में शांति और उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। और उसी मॉडल को हम आज भारतीय ज्ञान परंपरा के रूप में देख रहे हैं। तो चलते हैं कार्यक्रम के अगले सेगमेंट हॉल ऑफ फेम की ओर, जहां हम मिलेंगे एक ऐसी शख्सियत से जो वाकई समाज के लिए एक रियल रोल मॉडल हैं, अपने उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्यों के चलते। लेकिन हम में से अधिकांश लोग उनकी उपलब्धि या अचीवमेंट से आज भी बेखबर हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के हॉल ऑफ फेम में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं, जिनके जीवन से जुड़े कई रोचक तथ्य हैं। इससे पहले कि हम उन रोचक तथ्यों को जानें उन्हीं की जुबानी, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले मैं आपको अपने विशेष अतिथि का एक संक्षिप्त परिचय दे दूं। वैसे तो हमारे आज के विशेष अतिथि किसी परिचय या पहचान के मोहताज नहीं हैं, लेकिन औपचारिकता का निर्वहन करते हुए मुझे ये बताते हुए अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है कि लाइफ एक्सप्रेस के इस हफ्ते के हॉल ऑफ फेम में हमारे साथ जो विशेष अतिथि ऑनलाइन जुड़े हैं, वे हैं वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट सर्विंग वाइस चांसलर। यस, आई एम टॉकिंग ऑफ नन अदर देन आवर ओन रिस्पेक्टेड प्रोफेसर प्रीतम बाबू शर्मा जी। प्रोफेसर पीवी शर्मा जी का जन्म 4 अप्रैल 1948 को मध्य प्रदेश के विदिशा के खमताला नामक एक छोटे से गांव में एक सामान्य पर शिक्षित परिवार में हुआ था।
बचपन से ही अपनी विलक्षण प्रतिभा एवं उत्कृष्ट कार्यों के बदौलत उन्होंने समाज में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। यदि हम उनके शैक्षणिक जीवन पर प्रकाश डालें तो हम पाते हैं कि उन्होंने अपनी प्रारंभिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा अव्वल दर्जे से सफलतापूर्वक पूरी की। Talking of his academic journey, Professor P.B. Sharma graduated with a gold medal in mechanical engineering in 1969 from Samrat Ashok Technological Institute. More importantly, he received his doctoral degree from the University of Birmingham, UK in 1978. Starting his professional career from IIT Delhi as Professor of Mechanical Engineering, Professor Sharma has made numerous contributions to Indian and world academia, not only in the areas of aero engineering technology, but also in power plant engineering, new and renewable energy resources, and knowledge and innovation management. With his relentless pursuit of excellence in academia, Professor Sharma is globally known for promoting world quality education, research, innovation, and entrepreneurship. Professor Sharma has also been the founder vice chancellor of Delhi Technological University, a former director of Delhi College of Engineering, founder vice chancellor of Rajiv Gandhi Technology University, former president of Engineering Science Division of Indian Science Congress, former chairman of Indian Society of Mechanical Engineering, and vice chairman of World Confederation of Productivity Sciences India section. A fellow of World Academy of Productivity Sciences, fellow of Institution of Engineers India, fellow of Aeronautical Society of Indian, and a fellow of Indian Society of Technical University ISTE. He has been the chairman of Central Counseling Board of MHRD and also an expert member of the apex body Central Advisory Board of Education CABE of the Government of India. And more importantly, he has also been the president of Association of Indian Universities, AIU. And currently, Professor Sharma is serving as Vice Chancellor of Amity University, Haryana. And I should not forget to add that Professor Sharma has been felicitated with more than 59 prestigious academic awards at national and international levels for his academic, social, and spiritual contributions to world society and mankind at large. Thus, there are so many accolades and achievements to his name, but due to paucity of time, I can tell you in a nutshell that he is a blend of modernity with antiquity. He is a blend of knowledge and wisdom. His multi-talents and remarkable achievements and contributions to society make him a unique human being. For me, he is not simply a human, rather a superhuman blessed with all types of righteous qualities and human values. And pleasure is solely mine in welcoming one and only the great legendary icon of academia and philanthropist, Professor Dr. Sri Pritam Babu Sharma ji. Namaskar, sir. First of all, on behalf of my entire Life Express team and on behalf of my intellectual viewers, I extend a very warm welcome and sincere gratitude to you for your gracious presence in Life Express for the second time. Let me at the outset extend my heartiest congratulations to you on the publication of your latest masterpiece titled The Making of a New India, Vision for India at 2050. And this book I'm holding in my hand for my intellectual viewers. Ji. As we all know, you have a cosmopolitan or universal personality. And even your language
speaks volume of that, as you often talk of global peace and progress. But when I saw the title of your latest book, I was just wondering whether have you shifted your attention more towards India rather than the entire Mother Earth. आपके इस प्रयास के पीछे जो भी मंशा रही हो, लेकिन मुझे लगता है कि आप शायद विश्व को भारतीय ज्ञान परंपरा के लेंस से देखना चाहते हैं, जो अपने आप में सही भी है, क्योंकि भारत हमेशा से पूरे विश्व के लिए ज्ञान का केंद्र रहा है और रहेगा। फिलहाल आज की चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले हम आपके मुख से इस पुस्तक के 3 मुख्य उद्देश्य को समझना चाहेंगे और साथ में हम ये भी समझना चाहेंगे कि इस पुस्तक के उद्देश्य कैसे नई शिक्षा नीति के अनुरूप है और कैसे आपकी यह पुस्तक, जो अपने आप में एक मास्टरपीस है मैं समझता हूं, वो कैसे ग्लोबल चैलेंजेस एंड इश्यूज को एड्रेस कर पाती है और कैसे आपके 2050 तक के जो विजन है वो कैसे भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। ओवर टू यू सर। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूं कि आपने मुझे ये मौका दिया कि आज हम आपके साथ बैठ कर के कुछ खुली चर्चा हमारे देश और दुनिया के बारे में कर सकें। मैं ऐसा मानता हूं कि हम और आप और भारत के सभी निवासी जो यहाँ भारत में हैं और भारतीय जो विदेशों में बसे हुए हैं, इस बात से पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि एक नया भारत बनने जा रहा है। ये नया भारत विकसित भारत होगा। ये नया भारत हमारी सनातन संस्कृति का न केवल प्रणेता होगा, बल्कि उस सनातन संस्कृति को अपने जीवन की पद्धति बना करके दुनिया के सामने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करेगा जिसमें मैं समझता हूँ कि फिजिकल प्रोग्रेस, जो हमारी भौतिक विकास है, उसके साथ साथ मनुष्य का अपना विकास, प्रकृति का संरक्षण और साथ में मानव मात्र से जो उम्मीद की जाती है कि वो इस दुनिया को अपना परिवार मान करके सही मायने में अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करे और अपनी क्षमताओं के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा, अपने कर्तव्यों के निर्वाह के द्वारा जन कल्याण के साथ साथ प्रकृति और धरती माता को सही मायने में अपनी माँ मान करके उसकी सेवा करने के लिए प्रेरित हो। हमारे पूर्वजों ने ऐसा ही किया है। अगर ऐसा ना किया होता तो हजारों साल तक पृथ्वी के ऊपर जो बायोडाइवर्सिटी थी वो हजारों साल तक कामयाब रही। लोग यहाँ बसे, उन्होंने प्रकृति को अपना माँ माना, वायु को प्राण वायु माना, जलाशयों के जल को, नदियों के जल को अमृत माना। गंगा तेरा पानी अमृत हम आज भी कहते हैं। और प्राणवायु को प्राणवायु मान करके उसको प्रदूषित ना करने के लिए भी सारी व्यवस्थाएं की। प्रकृति से ये जानते हुए भी कि प्रकृति और धरती माँ हमको बहुत कुछ देती है, लेकिन एक जिम्मेदारी के साथ हम अपना जीवन यापन करें, जिससे कि सही मायने में रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन के माध्यम से प्रकृति के नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन इतना ना किया जाए कि कल को आने वाली पीढ़ियां हमें इस बात के लिए कहें कि आपने ये क्या कर दिया, क्योंकि हमारे पास तो अब प्रकृति के संसाधनों की बहुत बड़ी कमी आ गई है। ऐसा सोच करके हमारे पूर्वजों ने सही मायने में हमारी सनातन संस्कृति की रचना की थी और शायद इसीलिए वो हजारों लाखों वर्षों तक न केवल स्वस्थ और प्रसन्न जीवन व्यतीत कर सके, बल्कि दुनिया को सुख और शांति का रास्ता भी दिखा सके। आज जब हम कहते हैं कि भारत कभी विश्व गुरु था, तो विश्व गुरु इसलिए नहीं था कि उसका पूरी दुनिया के ऊपर आधिपत्य था, बल्कि इसलिए कि दुनिया को एक सुख, शांति और सद्भाव के माध्यम से एक विकसित जीवन जीने का जो रास्ता है, राह है, सत्य और शांति का रास्ता है, उसको दिखाने वाला अगर कोई देश दुनिया में था, कोई संस्कृति थी, तो वो भारत की संस्कृति थी। इसलिए कि दुनिया के लोग भारत को अपना गुरु मानते थे और भारत से विकास के साथ साथ
उन सभी बातों को समझने की कोशिश करते थे जिसमें सुख, शांति, पर्यावरण का संरक्षण और सही मायने में एक ऐसे समाज का निर्माण किया जाए जिसमें लोग सद्भाव और सदाचार का पालन करते हुए, सत्य का पालन करते हुए पीसफुल को एग्जिस्टेंस के मतलब को ठीक से समझ सकें। आज हम मानव समाज के रूप में जब देखते हैं तो दुनिया एक ऐसे चौराहे पर आकर खड़ी हो गई है जहां हमें अपना आगे का रास्ता तय करना है। मुझे इस बात की खुशी है कि भारत में पिछले एक दशक से ज्यादा वर्षों में ऐसा माहौल बना कि हमारी सरकार पूरी नियत के साथ, पूरे संकल्प के साथ भारत को दुनिया का एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए संकल्पित है। और ऐसा हमारी आंखों के सामने हो भी रहा है। जिस तेजी से विकास की गति भारत ने पिछले कई वर्षों से मेंटेन की है, इवन कोविड-19 के बहुत बड़े भयावह के बावजूद भी पूरे विश्व में लोग परेशान थे। हमारा देश में भी लॉकडाउन हुआ, दुनिया में लॉकडाउन हुआ, लेकिन जिस तेजी से इकोनॉमिक रिकवरी को भारत ने प्राप्त किया, शायद दुनिया के देश इस बात को समझना चाहते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, कि हमारे देश में क्यों नहीं हुआ। भारत इतनी तेजी से, हाउ कुड इट बाउंस बैक टू its glory once again and started cruising on the pathways, I call them highways and expressways of growth and development of a nation, such a large nation of a large population that it is able to really mesmerize the whole world about its developmental strategy. तो एक ऐसे भारत का विकास की जो कल्पना है वो साकार होती नजर आती है। इसलिए हमें खासतौर से जो लोग यूनिवर्सिटी में हैं, पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं और जो समझते हैं कि भारत के विकास में हमारी यूनिवर्सिटीज का, हमारे विद्वतजनों का और साथ में हमारे जो युवा पीढ़ी है उसका एक समर्थ योगदान होना है, उन्हें इस बात पर विचार करना चाहिए कि हम विकसित भारत के इस निर्माण में अपना क्या योगदान कर सकते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर के सही मायने में ये जो पुस्तक आपने दिखाई, इसको मेरे ख्याल से आप सही दिखा सकेंगे, मेरी तरफ से तो उल्टी आ रही है, आप अपनी तरफ से दिखाइए, ज़्यादा सही आ जाएगा। द मेकिंग ऑफ ए न्यू इंडिया, द विजन फॉर इंडिया 2050 की कल्पना मैंने की। मैं ऐसा मानता हूँ कि भारत के विकास के साथ साथ ये जानना जरूरी होगा कि समाज का विकास कैसे किया जाए। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ कैसे इस बात की चिंता की जाए कि हजारों लाखों की तादाद में युवाओं को न केवल पढ़ाया, लिखाया और सिखाया जाए, बल्कि उनके लिए रोजगार की नई व्यवस्थाएं आज के समय में, जबकि टेक्नोलॉजी एक ऐसे रास्ते पर हमको लेकर के आ गई है जहां पर मशीन्स की कैपेबिलिटीज और उनके इंटेलिजेंस, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी की वजह से बहुत बड़ा खतरा जॉब मार्केट पर मंडरा रहा है। ऐसे समय में जबकि सही मायने में अपार संभावनाएं भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से पैदा की जा रही है, वो कौन सा रास्ता हो जिससे कि मानव के संपूर्ण विकास के साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और उसके साथ समाज में सद्भाव, सदाचार, सुख और शांति की सही मायने में पहल हो सके। ऐसे रास्ते को ढूंढने के लिए ये पुस्तक द मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया विजन फॉर 2050 तैयार की गई। मैंने 2050 जानबूझ करके रखा क्योंकि सही मायने में हमारा जो संविधान है भारत का, उसके 50 वर्ष 2050 में पूरे होंगे और तब जाकर के सही मायने में भारत जो गणराज्य है अपनी शताब्दी वर्ष मना सकेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम आज़ादी की शताब्दी वर्ष को अंडरमाइन करें, नहीं। 2047 का भी हमारे जीवन में, हमारे राष्ट्र की इस विकास की धारा में बहुत बड़ा योगदान है और सरकार ने जो फैसला किया है कि विकसित भारत 2047, उस विजन को पूरा करने के लिए ही ये पुस्तक सही मायने में लिखी गई है। हमने इस बात की चिंता भी की है कि आमतौर पर विकास की गति को जब तेज किया जाता है तो सामाजिक असमानताएं पैदा होती हैं, आर्थिक असमानताएं पैदा होती है। लेकिन हमारी विकास की जो गति है, अगर वो इस बात को सुनिश्चित कर सके कि हम इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रास्ते पर चल कर के दुनिया को एक ऐसा रास्ता दिखाना चाहते हैं जिसमें विकास के साथ साथ मानव विकास भी हो, समाज में जो असमानता है वो दूर हो, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है वो भी
काबू हो, तो इस सब के लिए हमें कुछ नए रास्ते खोजने होंगे। और मैं समझता हूँ कि भारत सरकार और हमारे जो देश की नीतियां हैं वो इस डायरेक्शन में पूरी तरह से सोच रही हैं। साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हमारे विकास की गति से जो पर्यावरण का क्षरण हो रहा था, पर्यावरण का जो नुकसान हो रहा था, उस गति को बरकरार रखते हुए पर्यावरण की क्षरण को कैसे कम किया जाए, कैसे रोका जाए। सही मायने में जब नेट जीरो एमिशन के संकल्प की बात आई तो भारत ने कहा कि हम 2070 तक नेट जीरो एमिशन को अचीव करेंगे। अगर हम सही मायने में विकसित भारत 2047 की कल्पना करते हैं तो हमें हमें 2047 नहीं बल्कि 2040 में ही नेट जीरो एमिशन के संकल्प को पूरा करने की भी हमारी क्षमता होनी चाहिए, और ऐसा किया जा सकता है। मेरा ऐसा मानना है that India is sitting on the threshold of a great opportunity to demonstrate to the whole world its conviction and commitment for net zero emissions which India can achieve। भगवान ने बड़ी कृपा हमारे ऊपर की है, सोलर एनर्जी हमें अथाह दी है। हम ऊर्जा के क्षेत्र में निश्चित रूप से नेट जीरो एमिशन की कल्पना को बहुत कुछ सहयोग कर सकते हैं, लेकिन इस सब के लिए हमें साइंस, टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट की जो मुख्य धारा है उसमें पाथ ब्रेकिंग साइंस एंड गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजीज को अपने ही देश में आत्मनिर्भर भारत की जो हमारा संकल्प है उसमें हमें जोड़ करके सही मायने में पाथ ब्रेकिंग साइंस और गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी, जिसके द्वारा हम कुछ ऐसा कर सकें कि दुनिया हमारी तरफ देखे कि ये कैसे हो गया। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको अगर कहूँ कि हमारे सोलर सेल आज की तारीख में 18 या 20% एफिशिएंसी पे काम करते हैं। अगर ये 98% एफिशिएंसी के बन जाएं तो दुनिया हमारी सराहना करेगी, कहेगी कि नहीं, भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी को सही मायने में दुनिया के पटल पर रख करके ये साबित कर दिया कि नेट जीरो एमिशन में रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत बड़ा सहयोग हो सकता है। जरा सोचिए कि हमारे जो सोलर पावर हैं वो अभी केवल कल्पना कर रहे हैं कि हम लाइट को एब्जॉर्ब कर, लाइट को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी में हम पैदा करें, तो क्या कल को ऐसे भी हम मटेरियल पैदा कर सकते हैं जो संपूर्ण लाइट को, स्पेक्ट्रम को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी बनाए, और साथ में जो सौर ऊर्जा में जो हीट है, गर्मी है, वो जो ऊर्जा क्या कहना चाहिए कि हीट है, उसको भी डायरेक्ट कन्वर्ट करने की क्षमता इलेक्ट्रिसिटी में पैदा की जा सकती है। अगर ऐसा किया जा सकता है तो सोलर सेल ऑफ 98% एफिशिएंसी बनाए जा सकते हैं। और अगर ऐसा हो जाए तो दुनिया में अथाह सही मायने में ऊर्जा होगी और इलेक्ट्रिसिटी के शॉर्टेज को पूरी तरह से दुनिया में खत्म किया जा सकता है। भारत उसका लीडर होगा, और ऐसा करने के लिए हमारे साइंटिस्ट, हमारे टेक्नोलॉजिस्ट को सही मायने में अपने संकल्प को लेकर के पूरी मेहनत के साथ काम करना होगा। किताब में ऐसी कई चर्चाएं हैं जिनके माध्यम से सही मायने में हम वो ब्रेक थ्रू कर सकेंगे जिसकी आज हमें आवश्यकता है। सर्कुलर इकोनॉमी एक बहुत बड़ा हमारे सामने लक्ष्य है, और भारत इसमें दुनिया को सही मायने में लीड कर सकता है। लेकिन इस सब के लिए हमें नई साइंस और नई टेक्नोलॉजी की पहल हमारी यूनिवर्सिटीज में, हमारे R&D ऑर्गेनाइजेशंस में, हमारी राष्ट्रीय साइंस नीति में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में करनी होगी। तब जाकर के सही मायने में साइंस फॉर डेवलपमेंट, साइंस फॉर सोसाइटल डेवलपमेंट, साइंस फॉर पाथ ब्रेकिंग एक्चुअली टेक्नोलॉजीज एंड गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजीज की बात हो सकती है। हमें हमारे साइंटिस्टों को टेक्नोलॉजी टेम्पर और टेक्नोलॉजिस्ट को साइंटिफिक टेम्पर के लिए तैयार करना होगा। इन दोनों को एक साथ काम करने की आवश्यकता है, ऐसा इस पुस्तक में कहा गया है। और साथ में यह भी कहा गया है कि साइंस फॉर द न्यू एज जो है वो केवल एक्सप्लोरेशन तक सीमित नहीं रह सकती, उसका पर्पज होना चाहिए, वो उद्देश्य होना चाहिए कि हम उस राष्ट्र के विकास के साथ साथ समाज के विकास और पर्यावरण की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए एक ऐसी समय का निर्माण करें जिसमें कि मानव मस्तक ऊंचा करके कह सके कि मैं अपने देश का विकास भी कर पाया और धरती माता की सेवा भी कर पाया। तब जाकर के सही मायने में हमारा डेवलपमेंट कामयाब होगा। ऐसी कई बातें इस पुस्तक में की हैं। एक बात और बता दूं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और आजकल चर्चा में भी है, लोग कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। फ्रीडम के हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी फंडामेंटल राइट्स में फ्रीडम ऑफ स्पीच को कहा है, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता
कि freedom comes with responsibility. Freedom is not free. Freedom comes with responsibility. Freedom is not free. ये जो मानकर हम लोग बैठ गए कि freedom is free. No, freedom is not free. Freedom comes with responsibility and it comes with accountability. And we are in a digital era today where we are accountable for what we say, what we do, and what we really communicate. And therefore, it would be very important for us to remind each one of us here in India and people around the world that we are in a new age today where freedom is not free. Freedom is coming with accountability and responsibility. So responsible behavior and accountable actually individuals and accountable organizations, accountable society, responsible citizenship has to be the basis for development of a new nation. और इसमें भारत को बहुत पहल करने की आवश्यकता है. हमारे पूर्वजों ने जब भगवान से पूछा कि कोई ऐसा रास्ता बताइए कि सारी बीमारियां खत्म हो जाएं, सारे दुख खत्म हो जाएं, सभी लोग प्रबुद्ध हो जाएं, सभी लोग समृद्ध हो जाएं, तो भगवान ने कहा कि एक ही रास्ता है और वो रास्ता है सत्य का रास्ता. और सही मायने में कहा कि सत्यनारायण का व्रत लीजिए और सत्यनारायण का व्रत लेने के बाद समाज की सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी. सत्यनारायण व्रत की कथा आज भी हमारे समाज में होती है, लेकिन शायद ये लोग नहीं समझ पाए कि सत्यनारायण की व्रत केवल कथा नहीं है, बल्कि सत्य का व्रत धारण करके अंतिम सांस तक सत्य के प्रति वफादारी से, पूरे समर्पण भाव से, अपनी मन, वाणी और कर्म में सही मायने में सत्य के पालन करने से जिस समाज का निर्माण होता है, वो समाज दुखी नहीं हो सकता. उस समाज के विकास को कोई रोक नहीं सकता. उस समाज में शांति होती है, सद्भाव होता है, सदाचार होता है, आत्मीयता होती है और सही मायने में जीवन जीने का एक अलग आनंद होता है. धरती पर स्वर्ग बन जाता है. तब जाकर के हमारे उपनिषदों में कहा गया सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा यततो देवयाना. और ये बात बड़ी मजबूती के साथ उपनिषदों ने हमारे वैदिक काल से हमारे सामने रखी. तो आने वाले समय में हमें ट्रुथफुलनेस के ऊपर, राइचुअस कंडक्ट के ऊपर, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के ऊपर, रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप के ऊपर बहुत ज्यादा जोर हमारे स्कूल से लेकर के यूनिवर्सिटीज में और यूनिवर्सिटी से आगे हमारी प्रोफेशनल लाइफ में और हमारे पूरे जीवन में अंतिम सांस तक हमारे समाज को फिर से सत्य के प्रति तैयार करने के लिए हमें मेहनत करनी होगी. और भारत तो मैं समझता हूं कि बहुत बिरला राष्ट्र है पूरी दुनिया में, क्योंकि उसका जो राष्ट्रीय ध्येय है, वाक्य है, वो भी सत्यमेव जयते है. इसलिए और कौन करेगा पहल? भारत को पहल करनी होगी इस बात के लिए कि सत्य पर आधारित समाज का निर्माण, देश की प्रगति में सत्य को पालन करना, सत्य के रास्ते पर चलना, राइचुअस कंडक्ट को अपना जीवन का आधार मान करके काम करना, ये बहुत आवश्यक है. इन सबकी हमें पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता है. केवल कहने से काम नहीं चलेगा, इसको पालन करना होगा. और ये पालन करना सिखाने की जिम्मेदारी सही मायने में हमारे एजुकेशन सिस्टम की है. हमारे पूर्वजों ने जो एजुकेशन सिस्टम बनाया था, जिसको कि आज पॉपुलरली कहा जाता है IKS, इंडियन नॉलेज सिस्टम, उसमें इस बात की विशेष पहल की गई थी कि एजुकेटेड वही है जो सत्य का पालन करता है, सत्य को धारण करता है, सत्य के व्रत को लेकर के अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ, पूरी लगन, मेहनत और समर्पण के साथ अपने कर्तव्य को करता है. वही सही मायने में सत्यमेव जयते कहने के लिए अधिकारी है. ऐसे लोगों को डिग्री नहीं दी जाती थी जो जरा भी असत्य का पालन करें. और मैं एक बात और बता दूं, मैं समझता हूं कि आवश्यक है बताना. दुनिया के राष्ट्र जो विकसित राष्ट्र हैं, उन सभी में इस बात पर पूरा जोर दिया गया दैट नो अमाउंट ऑफ अनट्रुथ कैन बी अलाउड. बच्चे को शुरू से ही सत्य बोलना सिखाया जाता है, नथिंग अदर देन ट्रुथ. और ऐसा सत्य बोलना जीवन की फिर एक नेचुरल हैबिट बन जाती है. अब तो हमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी हम अपने लोगों को ये आगाह कर सकते हैं कि नथिंग कैन गो अननोटिस्ड एंड देयरफॉर इट्स एब्सोल्युटली एसेंशियल दैट वी ऑल सबमिट टू द कॉल्स ऑफ ट्रुथफुलनेस, highest level of practice of integrity and also righteous conduct up to the last breath of our life. इसमें कोई अब एस्केप नहीं है. इसलिए विकसित भारत के निर्माण में
हमारा सबसे बड़ा जो आधार होना चाहिए आने वाले समय में, वो सत्य का पालन करने का होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये असंभव नहीं है। हमें निश्चित रूप से अगर हम ये कहें तो फिर सारी की सारी जो हमारी परेशानियां वो दूर हो जाएंगी। फूड एडल्ट्रेशन नहीं होगा, पॉल्यूशन जो हो रहा है हमारी गलतियों से वो नहीं होगा, मन की पवित्रता, पानी की शुद्धता और हमारे कर्म के प्रति हमारी सत्यनिष्ठा सही मायने में हमें ऐसे कर्म करने के लिए प्रेरित करेगी जिससे कि हम पर्यावरण की सुरक्षा और समाज के हितों को पूरी तरह से संरक्षित कर सकें। तो ऐसा सब करने के लिए सही मायने में ये पुस्तक लिखी गई है। और इसमें ऐसे कई चैप्टर्स हैं जिसमें कि इनकी और गम विचार काफी तेजी से है। एक एक बिल्कुल। चैप्टर और बड़ा इंपॉर्टेंट है। आमतौर पर थोड़ा किताब दिखा दीजिए अगर आप चाहें तो जी एक बार जी, और। मेरे हाथ में जी। एक चैप्टर और भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको कहा गया है अर्थशास्त्र इज नॉट जस्ट अर्थमेटिक। आमतौर पर बिल्कुल, हम मैं उस पे हम आऊंगा अपने, भी एक प्रश्न के जरिए आपके पास। तो जी उसको भी हम चर्चा करेंगे और ये बताने जी की जी। कोशिश करेंगे कि हम अपने देश के विकास को केवल जीडीपी के अंकों से आकलन नहीं कर सकते। मैं हमें उस पे सही मायने आऊंगा में जी। उसके समग्र डेवलपमेंट की चर्चा करनी है। अगर आप कौटिल्य अर्थशास्त्र को देखें तो उसके मूल मंत्र में प्रारंभ में ही लिखा हुआ है, प्रजा हितम ही राज्ञा हितम और प्रजा सुखम ही राज्ञा सुखम। प्रजा का हित ही सही मायने में राजा का हित है और प्रजा का सुख ही राजा का सुख है। अर्थशास्त्र इज नॉट जस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इट्स द whole soul development of the society. Inclusive and sustainable development is an integral part of the development of the society and the nation. अर्थशास्त्र इस बात के लिए हमें न केवल आगाह करता है बल्कि इस पर चलने का रास्ता हमें दिखाता है। इसलिए आने वाले समय में जो अर्थनीति हमारी हो, जो हमारा बजटिंग हो, हमारे इकोनॉमिक प्रोग्रेस की जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हो, उसमें सही मायने में हमें अर्थशास्त्र को केवल जीडीपी के रूप में नहीं बल्कि जीडीपी के साथ साथ मानव विकास क्या हो रहा है, पर्यावरण की सुरक्षा क्या हो रही है, लोगों की बीमारियां कम हो रही हैं या नहीं, सही मायने में हमें हॉस्पिटल्स की भीड़ को काबू करना है। हम चाहते हैं कि हमारे हॉस्पिटल की भीड़ कम हो और एक ऐसे समाज का निर्माण करने के लिए भारत पहल करे कि हमारी डिसीज फ्री सोसाइटी हो, लोग इतने सक्षम और मजबूत हों कि उन पे कोई डिसीज का प्रहार ना हो। ऐसा हमारे पूर्वजों ने कल्पना की थी, तब जाकर जीवे में सरदा सतम, 100 साल तक स्वस्थ जीने की जो हमारी राय है, सर्वनेन सरदा सतम, 100 साल तक हमारे कान भी सुनने लायक, भगवान के दिव्य संगीत को सुन सकें। चक्षुण सरदा सतम, हमारी आंखें 100 साल तक भगवान के चरणों का दर्शन कर सकें, प्रकृति के इस भव्य रूप को देख सकें और सही मायने में हम आंखें खोलते हुए ही भगवान के पास जाएं, देखते हुए। ऐसी कल्पना श्रवणेन सरदासतम, चक्षुण सरदासतम, जीवे सरदासतम की कल्पना इस बात को शायद आश्वस्त करती है कि 100 साल तक बिना किसी बीमारी के, बिना किसी वायरल के अटैक के जिया जा सकता है। और ऐसा करने के लिए हमारे पास बहुत से साधन थे जिसमें योग है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है और साथ में आयुर्वेद है। आयुर्वेद केवल औषधियां नहीं, आयुर्वेद सही मायने में इट्स कंप्लीट एक्चुअली मैनुअल फॉर लिविंग ए लॉन्ग हेल्दी लाइफ free from diseases and with highest level of immunity to negate the diseases if any which may be floating around. ऐसी कल्पनाओं को सारों को समाहित करके ये पुस्तक सही मायने में लिखी गई है। मैं चाहता हूँ कि हमारे के लोग इसको देखें और साथ में इसमें से कुछ रास्ता निकाल करके हम हमारे यूनिवर्सिटी सिस्टम में, हायर एजुकेशन में क्या कर सकते हैं, रिसर्च की नई दिशाएं क्या हो सकती हैं, समाज के निर्माण में हम नई पहल क्या करें, इन सब बातों पर चर्चा करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि बहुत ही उपयोगी पुस्तक है ये, और जिसको कि आपने 6 सेक्शंस में मतलब बांटे हैं और जी जी टोटल 37 सब सेक्शंस हैं। 37 सब सेक्शंस या उसको चैप्टर्स हम कह लें। और जी मुझे लगता है कि जीवन के कोई ऐसे पहलू नहीं है जो छूटे हों। जो भी आवश्यक पहलू जीवन के लिए होने चाहिए वो सबको टच किया गया है इस पुस्तक में। और उसी के मद्देनजर मैं आपको आई विल टेक यू टू पेज 97। मैं आपको पेज 97 पे लेके जाना चाहूंगा सर। और जहां पे आप ने लिखा है कि इंडियाज स्ट्रेंथ
India's strength lies in offering world class education without world class price tags. Education here is both a gift and a gateway to enlightenment and global eminence. Yes. बहुत बड़ा महावाक्य है ये अपने आप में, लेकिन यहां मेरी दो चिंताएं हैं। एक तो आज के एजुकेशन में इंक्लूसिविटी नहीं के बराबर है, और दूसरी मेरी चिंता ये है कि एजुकेशन सेक्टर दिन ब दिन बहुत बड़ा मनी मेकिंग इंडस्ट्री बनता जा रहा है, नर्सरी से लेकर हायर एजुकेशन लेवल तक, जिसके चलते समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी क्वालिटी एजुकेशन से वंचित है। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? जी सर। मैं ऐसा मानता हूं कि द एजुकेशन सिस्टम ऑफ आवर ओन कंट्री हियर फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम वाज फ्री फ्रॉम एनी प्राइस टैग। हम और आप उन स्कूलों में पढ़े हैं जहां शायद कोई फीस होती ही नहीं थी, और होती भी थी तो आने दो आने, 1 रुपए से भी फ्रैक्शन में पर मंथ टाइप की। हम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े हैं जहां भी फीस बहुत कम होती थी, और वहां से हमने गोल्ड मेडल के साथ इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। जब विदेश पढ़ने गए तो हैरान हो गए कि यूरोप में भी एजुकेशन की कोई फीस नहीं थी, यूनिवर्सिटी लेवल पर भी कोई फीस नहीं होती थी। ये सारा मामला एजुकेशन को व्यवसाय बनाने का सही मायने में बहुत तेजी के साथ हमारे ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के बाद शुरू हुआ। कुछ ऐसा लगा लोगों को कि एजुकेशन कुड बी ए ग्रेट इंडस्ट्री। एजुकेशन इज ए ग्रेट गुड, a collective good for the society, can only be served through the means and mechanisms of education. Higher education is included. और मैं ऐसा मानता हूं कि इस सब के बावजूद भी अगर आप दुनिया के राष्ट्रों को देखें तो वो सभी इसी रास्ते पर चल पड़े कि एजुकेशन को बहुत बड़ा बिजनेस बना करके अपने देश में बैठे हैं। और मैं ये समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए बहुत अच्छी बात तो नहीं है। लेकिन इस सब के बावजूद भी India today stands as one of the countries where the cost of education is still much lower compared to what you will have in advanced nations like America, England, or countries of Europe, etc. And it is here lies an opportunity that we can further reduce this cost, in my opinion, by ensuring that the rise of great institutions is ensured in a good number. After all, हमारी गवर्नमेंट ने 5 IIT से बढ़ा करके आज 22 IIT कर दी। हमारे पास ट्रिपल IITs हैं जो कि करीब 20 से ऊपर हैं, NITs हैं जो 20 के लगभग हैं, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जो किसी जमाने में केवल एक हुआ करती थी आज अनेक हैं। इसी तरीके से और भी जो हमारे IIMs हैं, बर्ड क्वालिटी के एजुकेशन जिनको माना जाता है, उनकी संख्या में भी बहुत ज़बरदस्त वृद्धि पिछले 10-15 सालों में हुई है। और ये एक अच्छे भारत के निर्माण का संकेत भी है कि हम कम से कम खर्चे में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन अपने देश में प्रोवाइड कर सकें। हमारे कई छात्र विदेश जाते हैं, जाते तो शायद इसलिए थे कि वहाँ पढ़ेंगे और वहीं नौकरी करेंगे, कुछ पैसा कमाएंगे। मैं भी विदेश गया, लेकिन हमने तो कभी 1 मिनट के लिए मन में ये नहीं सोचा था कि हमें विदेश में बसना है या वहाँ रहना है या वहाँ नौकरी करनी है। हमने तो अपना हायर एजुकेशन मास्टर्स और डॉक्टरेट डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम से की, और हमारा तो सौभाग्य था कि भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में जिसमें IITs है, नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरी है, वहाँ से बिना हमारे एप्लीकेशन के हमको जॉब मिला और हमको बुलाया गया, और आकर के हमने देश सेवा के लिए अपने आप को जोड़ा। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि सही मायने में भारत आज भी दुनिया में कॉस्ट इफेक्टिव वर्ल्ड क्वालिटी एजुकेशन का हब बन सकता है, और ये अपॉर्चुनिटी आज हमारे सामने उपस्थित है। इसको और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें एनकैश करना चाहिए, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि when high quality talent comes to our higher education, even from abroad to our country for education, it benefits our nation in a big way. After all, many of our own people who have gone abroad, they have contributed significantly to the rise of the economic prosperity of the nation where they have studied and where they have served and worked. And that is why, of course, there is nothing wrong in thinking today that tomorrow's India, जो विकसित भारत की हमारी कल्पना है, इसमें केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेश के मेरिटोरियस छात्र भी भारत में आकर के पढ़ें, और हम अपने छात्रों के लिए भी हाई क्वालिटी एजुकेशन एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट
दे सकें, इसके लिए हमें पहल करने की आवश्यकता है। मैं ऐसा मानता हूं कि ये गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। व्हेन आई वाज द founder vice chancellor of Delhi Technological University, I convinced my government that give us the half the fees of the IITs and we'll produce as good a manpower or even better than what the IITs produce today. And we will also provide this high quality education to many rather than to a limited few that was happening when it was Delhi College of Engineering. So from the student population of 2,500, Delhi Technological University very quickly rose to the level of offering world quality education to almost 10,000 plus students, in fact, in the campus of DTU. That was a large campus of 165 acres, well built, and it was a residential campus also. So, and we ensured that the burden of the fees, burden of the fund from the government is greatly reduced. In fact, we became self-sufficient after 3.5 years. So this can be done. All IITs, in my opinion, today can relieve the burden of their funding from the government and offer world quality education at an affordable cost to not only people here in India, but to the highly meritorious and talented students from abroad. तब जाकर के सही माने में लोग हिंदुस्तान में दौड़ करके आएंगे, लेकिन उसके लिए पहले आपको वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन से करनी होगी. लेट द IITs ओपन देयर डोर्स टू द talented student coming from any country in the world who want to come and study here in India. After all, भारत जब विश्व गुरु था, हमारी यूनिवर्सिटीज में दुनिया के लोग पढ़ने के लिए आते थे, और मैं समझता हूं कि उसी की वजह से हमारे देश में बहुत कुछ विकास भी हुआ होगा. तो क्यों ना हम आज इस बात की, इस अपॉर्चुनिटी को एनकैश करें और हमारे अपने जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं पहले हम उनके द्वार खोलें, और उसके माध्यम से जब कोई पढ़ने आता है हमारे कल्चर से भी उसको समझ आती है, हमारे खाने पीने को भी समझता है, और he or she becomes our ambassador. Even if he goes back or she goes back to her own native country, there the pride in India's education, India's culture, India's philosophy, India's way of life becomes more profound in the mind of those individuals. हमने जितने भी फॉरेन स्टूडेंट को पढ़ाया, IIT में भी और यहाँ दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में और अमेठी में भी, यहाँ पर हमने देखा कि उनके मन में भारत के प्रति आस्था बहुत बड़ी है, भारत के कल्चर के प्रति, यहाँ की फिलॉसफी के प्रति, यहाँ के हमारे जनमानस के प्रति, और हमारे देश की ओवरऑल जो व्यवस्था है उसके प्रति. दे बिकम अवर एम्बेसडर्स एंड दिस इज हाउ इट इज. दैट्स व्हाई द फॉरेन कंट्रीज हैव बीन अट्रैक्टिंग इनफैक्ट टैलेंटेड पीपल फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड and ensuring that they become their ambassadors. So हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर में इस बात की विशेष पहल की. एक बात और भी की है कि सही माने में ये जो फीस लेने की पद्धति है, जैसा मैंने कहा कि ग्लोबलाइजेशन के बाद ज़्यादा बढ़ी है, पहले ऐसा नहीं था. तो पहले फंडिंग या तो गवर्नमेंट करती थी, और अगर हम अपने प्राचीन काल में देखें तो गवर्नमेंट से फंड नहीं लिए जाते थे, फिलंथ्रॉफी और सोसाइटी सही मायने में एजुकेशन की व्यवस्था करती थी. हम जिस स्कूल में पढ़े हैं वहाँ के डेस्क, वहाँ के पंखे, वहाँ की किताबें सोसाइटी के कंट्रीब्यूशन से प्राप्त होती थी. आने वाले समय में फिलंथ्रॉपी कैन प्ले ए बिग रोल इन शेपिंग इंडियाज फ्यूचर higher education and research spectrum, in fact, in my opinion, and can relieve the government funding to a great extent to be utilized for school education and other important aspects where government requires money. Currently, we are spending a lot of money, government funding rather, to our IITs and IIITs and NITs and IIMs and so on. That money, in my opinion, can be relieved. हम अपनी यूनिवर्सिटीज में ऐसी व्यवस्थाएं भी कर सकते हैं कि हम सही मायने में आत्मनिर्भर भी हों. We can lead by example in our universities. We can have our own energy. We can have our own air quality so good that we can legitimately call it pranvayu. We have our own water then, and water quality must also be every single drop of rainwater can be harvested and properly conserved and utilized judiciously. All the wastewater can be reprocessed and reutilized. The waste can also be reutilized for creating energy and variety of other benefits. And that way the universities can lead by example in compliance of sustainable development goal, and they could be a great partner in progress to the rise of विकसित भारत. इस तरफ भी हमें पहल करनी है. ऐसा इस पुस्तक के हायर एजुकेशन फॉर विकसित भारत में इसको डिस्कस किया गया है. तो और चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं अब आपको
जो ये 30वां अध्याय है आपका, और पेज नंबर 185 पे मैं लेके जाना चाहूंगा, जहां आपने बड़ा अच्छा लिखा है कि अर्थशास्त्र इज नॉट अरिथमेटिक और जस्ट अ नंबर ऑफ जीडीपी, as the economic progress needs to be reflected in the layers of happiness in the Yes. society and in the engagement of people in utilizing national and the global resources most optimally to create a bright future for the humanity on the planet Mother Earth. हमारे यहाँ लोग अक्सर, जो प्रश्न मेरा है उस पे मैं आना चाहता हूं कि हमारे यहाँ लोग अक्सर ढिंढोरा पीटते हैं कि हम फोर्थ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं। क्या वेल्थ एंड हैप्पीनेस आर कोरिलेशनल? इन अदर वर्ड्स, क्या अधिक धन से अधिक खुशी और शांति मिलती है और कम धन से कम खुशी या शांति मिलती है? मेरा तो मानना है कि देश में आज एक बहुत बड़ी आर्थिक असमानता है और उसी के मद्देनजर आज भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के साथ साथ मोस्ट इक्विटेबल इकोनॉमी बनने की जरूरत है, ऐसा हम समझते हैं। खैर, मैंने अपनी बात रख दी, जबकि हमें आपसे जानना है, आपसे समझना भी है यहाँ पे कि क्या भारत और भारतीयों का आर्थिक स्वास्थ्य आज ठीक है? यदि हाँ तो कैसे, और यदि ना तो क्यों? ओवर टू यू सर। मैं ऐसा मानता हूं कि हमारी जो प्राचीन अर्थशास्त्र की कल्पना थी उसमें इस बात का पूरा ध्यान रखा गया that economic progress should simultaneously result into ensuring the well-being of the people, protection and preservation of the environment and biodiversity, care and concern not only to human beings but also to all creatures that exist on this planet Mother Earth, and at the same time it was also ensured that we become part and parcel of creating a society where no one is left behind. Everybody should be taking pride in being part and parcel of this great nation of this world. और ये कल्पना हमने अपने जीवन में स्वयं देखी है। पुराना मानिए, जब मैं पैदा हुआ था उस समय मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं कि रिच वी आर रिच, रिच वी आर रिच बट पुअर वी आर नो पुअर। ये किताब में भी हमने लिखा है कि रिच वी आर रिच, पुअर वी आर नो पुअर, बोथ वी आर हैप्पी एंड बोथ वी आर हेल्दी। तो आपने ये सवाल पूछा कि क्या रिच मैन भी हैप्पी हो सकता है, क्या रिचनेस के साथ हैप्पीनेस और वेल बीइंग एश्योर की जा सकती है? अभी तो ऐसा देखा जाता है कि जो आदमी जितना ज़्यादा मालदार है उतना ही परेशान है, क्योंकि उसको डायबिटीज है, उसको दुनिया भर की और परेशानियां हैं, घर में सुख नहीं है। तो क्या सुख की कल्पना धन के साथ भी की जा सकती है? हमने वो टाइम देखा है। रिच वी आर रिच, पुअर वी आर नो पुअर, बोथ वी आर हैप्पी एंड हेल्दी। गरीब आदमी कैसे सुखी हो सकता है, कैसे कैसे निरोगी हो सकता है? क्योंकि जब सही मायने में सत्य का पालन हो, समाज में कोई व्यक्ति अडल्ट्रेशन ना करे, प्राण वायु हमारी बिल्कुल शुद्ध हो, पीने का जल अमृत हो, खाना पीना हमारा बिल्कुल सही हो, सभी लोग उठ करके व्यायाम करें, ईश्वर की आराधना करें, योग करें, मेडिटेशन करें और एक व्यवस्थित जीवन सत्य निष्ठा के साथ जिए, तो गरीब आदमी भी सही मायने में सुखी रहता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि अमीर आदमी उस जमाने में हो सकता है गेहूं की रोटी खाता हो, पूड़ी खाता हो, गरीब आदमी ज्वार और बाजरे की रोटी खाता था, लेकिन दोनों सुखी थे और दोनों ही हष्टपुष्ट थे। आज हम समझ रहे हैं कि जब ज्वार और बाजरा मिलेट्स हैं और इनके भोजन से सही माने में हम ज़्यादा पौष्टिक भोजन हम बना सकते हैं। उस जमाने में ये पौष्टिक भोजन गरीब लोग खाते थे, अब तो अमीर लोग भी खाने लगे हैं। मिलेट हर एक के लिए भी प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर समाज में ऐसी व्यवस्थाएं की जाएं कि हम एक दूसरे का ख्याल रखते हुए सही मायने में ऐसे समाज की आर्थिक नीति हम बनाएं, तो निश्चित रूप से इक्विटेबल डेवलपमेंट, इक्विटी का मतलब केवल वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं कि इक्विटेबल डेवलपमेंट ensures happiness and well-being of everybody. It ensures that the crowds in the hospitals are totally cut down. It ensures that the court cases are brought down to almost bare minimum. Much of the conflict is resolved at the local level. People accept their guilt, if at all any committed.
because the truthfulness is the part of the game. It is not just a desirable, but it is something which is practiced in and out in every single breath of individual. तो अगर हम ऐसी सोसाइटी का निर्माण करें तो निश्चित रूप से रिच कुड बी रिच, पुअर वुड बी पुअर, बट नोबडी वुड बी अनहैप्पी एंड नोबडी विल बी अनहेल्दी. उस समाज को दोबारा बनाया जा सकता है. रहा सवाल वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन का और डिस्पैरिटी का, वो डिस्पैरिटी तो हमेशा रहती है. अब मैं वाइस चांसलर हूँ, आप कहोगे साहब वाइस चांसलर को ज़्यादा तनख्वाह क्यों देते हो और ड्राइवर को कम तनख्वाह क्यों देते हो. तो ये तो डिस्पैरिटी तो एक तरह का ऐसा लगता है कि शाश्वत नियम है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों सुखी हों और दोनों स्वस्थ हों और दोनों अपने जीवन के अपने पोटेंशियल को पूरी तरह मैनिफेस्ट कर सकें? इस तरफ भारत के अर्थशास्त्र की कल्पना की गई थी. दैट्स व्हाई अर्थशास्त्र वाज नॉट ओनली द अर्थमेटिक ऑफ जीडीपी, इट वाज इन फैक्ट ए टोटल मैनुअल फॉर ensuring the economic progress, but also the well-being and welfare of the society and protection of this mother planet Earth and its biodiversity and its richness of the natural resources. इन सबको लेकर कर मेरा ऐसा मानना है कि वी हैव अडॉप्टेड जीडीपी एज द बेसिस फॉर कंपेयरिंग द नेशंस प्रॉस्पेरिटी. आने वाले समय में नेशंस प्रॉस्पेरिटी विल बी decided not on the basis of GDP, but on the basis how effectively the nation is in a position to assure happiness and well-being of its people, protection and care of its environment, and is able to reprocess all the waste which it creates and submits to the calls of what we call today the circular economy. जिन नेशंस में वो व्यवस्थाएं होंगी जिससे पर्यावरण के साथ साथ मानव जाति के विकास और आर्थिक नीति को सुनिश्चित किया जा सकेगा, उन देशों को विकसित राष्ट्र कहा जाएगा. विकास कैन नॉट बी ओनली ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मच इज द साइज ऑफ योर इकोनॉमी, बट इवन देन मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि अभी हमें बहुत लंबा रास्ता तय करना है. भारत की आज की अर्थव्यवस्था हमारी लगभग $4 ट्रिलियन इकोनॉमी की है और हमारे पास अगर इसको देखा जाए ग्लोबल जीडीपी का लगभग 3.7% हिस्सा है. 3.7% contribution to GDP India is currently making, while we have 17% share of the population of the world. और अगर आप विकसित राष्ट्रों को देखें तो अमेरिका में पॉपुलेशन 4 या 4.5% ऑफ द वर्ल्ड है और उनका जीडीपी का कंट्रीब्यूशन लगभग 24 या 25% है. चाइना हमारा जो नेक्स्ट डोर नेबर है वहाँ 17% पॉपुलेशन है और उनका जो कंट्रीब्यूशन जीडीपी का है वो 16.5% है. तो अभी हमको अपने देश के आर्थिक विकास की गति को तो और भी तेज करना है. मेरा ऐसा मानना है कि फ्रॉम ए 4 ट्रिलियन इकोनॉमी व्हाट वी आर टुडे, वी नीड टू राइज टू ऑलमोस्ट 50 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2050, so that we are in a position to achieve 12-fold increase in our economic prosperity, but not at the cost of well-being and welfare of the people, not at the cost of sacrificing the interest of planet and the environment. India can do it and India should do it because it has all the opportunity to do so, having an abiding faith and understanding its responsibility and commitment to planet Earth and also for the welfare and well-being of the people. और अगर ऐसा भारत करता है तो ये दुनिया का लीडर होगा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के उस रास्ते को दिखाने वाला जिसमें इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के साथ वेलफेयर और वेलबीइंग ऑफ द सोसाइटी भी सुनिश्चित की जा सकती है. तब सही मायने में भारत दोबारा दुनिया का विश्व गुरु बनेगा और तब जाकर के धरती पर स्वर्ग की जो कल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी वो साकार होगी. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. तो समय की मर्यादा को देखते हुए वैसे काफी चर्चा करने का मन था, लेकिन एक और मैं चर्चा में चाहूंगा और उस पे आपके वक्तव्य हम लेंगे, उसके बाद हम समापन की ओर बढ़ेंगे. और ये है आपका पेज नंबर 189 आपकी पुस्तक में. सो ऑन दिस पेज यू हैव टॉक्ड अबाउट रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप एंड अ लॉ अबाइडिंग सोसाइटी. इन दिस रिगार्ड, डू यू थिंक योर विजन ऑफ teachers of conscience and character for the new age will come true? क्योंकि मुझे लगता है कि आज के समाज में टीचर्स नहीं गुरु की आवश्यकता है. लेकिन आज टीचर्स तो हैं लेकिन गुरु नहीं है, क्योंकि अ टीचर, अगर मैं डेफिनेशन वाइज भी जाऊं
तो a teacher will only teach you, but a guru will reach you. A teacher will instruct you, but a guru will construct you. A teacher will simply inform you, but a guru will transform you. तो यक्ष प्रश्न यहां यह है कि कैसे हम गुरु का निर्माण करें टू क्रिएट अ बेटर सोसाइटी। इस पे आप कुछ प्रकाश डालें सर जी। देखिए, निर्माण किया जा सकता है और निर्माण हुआ भी था। हम और आपको जिन गुरुओं ने पढ़ाया है, they were not so much concerned about their career. They were rather concerned about what kind of disciples we are producing, what kind of student we are rolling out from our school or colleges. And that is why they sacrifice their personal life, personal interest for the larger collective good of the humanity. तब जाकर के हम लोग सही मायने में कुछ जीवन में प्राप्त कर पाए। मैं ऐसा मानता हूं कि हमें इस पर्टिकुलर गुण को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हमारे शिक्षकों में सृजित करना होगा। कैरियर ओरिएंटेशन हैज स्पॉइल्ड इन फैक्ट द टीचिंग कम्युनिटी टू ए ग्रेट एक्सटेंट। एवरीबडी इज हैविंग द मैड रश to move from one ladder of hierarchy to another, and for that all kind of sacrifices are being made. That was not to be like this. Teaching profession demands, in my opinion, personal sacrifice. It demands you to understand that you are here to give and not just to hanker always for what you get. And that is why in fact हमें ऐसे टीचर्स का सृजन हमारे देश में करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें कोई तनख्वाह ना दें, हम उनकी चिंता ना करें। मेरा ऐसा भी मानना है और हमारी संस्कृति भी हमें इस बात के लिए आश्वस्त करती है दैट दोज हु वर्क फॉर द लार्जर कलेक्टिव गुड ऑफ ह्यूमैनिटी, ईश्वर स्वयं उनका ख्याल रखता है, उनकी तरक्की सुनिश्चित होती है, उनकी समृद्धि भी सुनिश्चित होती है, उनके प्रति लोगों की आस्था भी निरंतर बढ़ती है और सही मायने में वो समाज के बहुत बहुमूल्य व्यक्ति बनते हैं। आखिर अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्र भारत रत्न हमारे देश ने दिया है और इस बात को देखा गया कि जो समर्पण के साथ काम करते हैं, पूरी लगन और मेहनत के साथ, जिन्होंने अपना नहीं सोचा, देश का सोचा, समाज का सोचा, उनको उनके वैभव को, उनके आभा को, उनके सम्मान को, उनके मान को कोई रोक नहीं सकता। ऐसा भाव टीचर्स में आना चाहिए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी में भी यही भाव था। मैं ऐसा मानता हूं कि डॉक्टर सीवी रमन, सर सीवी रमन जो हमारे नोबेल लॉरेट बने रमन स्पेक्ट्रम के लिए, उनके मन में भी यही भाव था कि वी आर हियर टू गिव समथिंग बैक टू द सोसाइटी, एंड दैट इज व्हाई सर सीवी रमन took it on his shoulders the responsibility to nurture higher education in our country. He became the founding vice chancellor of the Andhra University and also that for a long time the director of Indian Institute of Science, and nurtured in fact the quality of teachers of the kind that the nation required. तो ये कैडर बनाने की जिम्मेदारी हमारे कुलपतियों की है, जिन्हें आज कुलगुरु कहा गया है। केवल नाम बदलने से कुलगुरु नहीं बन जाता। कुलगुरु के हिसाब से उनको अपना आचरण, अपना व्यवहार, अपना समर्पण, देश के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम करने की न केवल स्वयं में बल्कि अपने सभी टीचर साथियों में यह भावना पैदा करने की जिम्मेदारी कुलगुरु की होती है। और यही निर्वाह करने के लिए सही मायने में इस उच्च पद पर बिठाला जाता है, जिनके हाथ से दस्तखत किए हुए अक्षर हस्ताक्षर बन जाते हैं, जो डिग्री पर होते हैं, जिनको कि मरने के बाद भी कोई नहीं मिटा सकता। ऐसे हस्ताक्षर करने वाले कुलपति जो अब कुल गुरु कहला रहे हैं, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भारतीय विश्वविद्यालयों में ऐसी उच्च शिक्षा की न केवल व्यवस्था करना बल्कि ऐसे टीचर्स भी पैदा करना जो आने वाले समय में रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप के साथ साथ उच्च कोटि की टेक्नोलॉजिकल स्किल्स और ज्ञान की उस परंपरा को आगे बढ़ा सकें जिसकी कि आने वाले समय में हमें आवश्यकता है। हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में इस बात के लिए निश्चित रूप से हमसे कहा गया कि while science and technology skills are absolutely essential, the character skills are non-negotiable. A person was denied the degree from the university in the ancient time if his character is not up to the mark, if he does not qualify on the scale of his conduct and behavior. There are ample examples, in fact, by which the degree has been negated by the Kulgurus in the ancient India. और आज तो हम लिख देते हैं, to the best of my knowledge, he bears a good moral character. आने वाले समय में
हमें इस बात का विशेष ध्यान देना होगा। इन द एज ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, no student can qualify to get the degree of the university unless his conduct, character, and behavior measures to the requirement of truth, responsible citizenship, truthfulness, integrity, and shouldering the accountability with pleasure, and practicing, in fact, his profession with utmost sincerity and devotion for the larger collective good of the humanity. ये समय आ गया है और इसी को चेताने के लिए, इसकी चेतना जागृत करने के लिए, इसके लिए रास्ता आगे दिखाने के लिए ये पुस्तक लिखी गई है। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर हमारे आज के शिक्षकगण, हमारे कुलपतिगण, कुलगुरुगण, जिनको कुलगुरु कहा जा रहा है, वो सभी अगर इस बात को ध्यान दें तो निश्चित रूप से भारत के विकास की तेजी को, जो कि हमारी सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है, हम सबका भी ये प्राथमिक कर्तव्य बन जाता है कि हम राष्ट्र की मुख्य धारा में अपना समर्थ योगदान दे करके विकसित भारत की इस गति को और भी तेज करें। न केवल economic prosperity, but also development of a society of which we proud of, the environment with that will give us longevity, that will give us and ensuring the sadbhav and sadachar by which we are able to live in a happy, peaceful and a compassionate world where we care for each other. ऐसे समाज का निर्माण करने की जिम्मेदारी भी सही मायने में हमारे शिक्षा जगत पर, हमारे कुलगुरुओं पर, हमारे विश्वविद्यालयों के शिक्षकों पर, गुरुओं पर है और इसे करने के लिए हमें पीछे हटने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत से ज्यादा पवित्र भूमि कार्य करने के लिए क्या हो सकती है? अथाह दुख दर्द को दूर करने के लिए आज हमारे सामने बहुत बड़ा मौका है और इसे हमें पूरी समर्पण के साथ, पूरी लगन और मेहनत के साथ करना है। बिल्कुल नहीं, ट्रू सेंस में एक ये मास्टरपीस है और मैं इसकी एक खासियत जो मैं कहना भी चाहूंगा अपने इंटेलेक्चुअल व्यूअर्स को कि जब मैं इस पुस्तक को लिया अपने हाथ में तो अमूमन ये होता है मन में कि कौन सा चैप्टर पढ़ूं, कौन सा इंफॉर्मेशन देखूं, लेकिन मैंने देखा कि कोई भी आप पन्ने उल्टा लें, कोई भी आपको वहीं पे मतलब इतने सारे इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं कि मतलब लगता है कि उसको पूरा जब तक ना पढ़ लें वो छोड़ने का मन नहीं करता है। तो इस तरह की फीलिंग मतलब मुझे हुई और इंटायरली मतलब फुल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, अमेजिंग। तो इसके लिए पुनः मैं आपको सर बधाई कहूंगा सर। एक बार जरा इसका कवर पेज दोबारा दिखाइए। इस पर एक रोबोट्स को मेडिटेशन करते हुए दिखाया गया है लेफ्ट हैंड साइड में। सुबह जब आप घूमने निकलोगे तो आप देखोगे कि पार्क में एक रोबोट भी ह्यूमनॉइड जो है वो मेडिटेशन कर रहा है। आप उससे पूछोगे भाई आप मशीन हो, आपको मेडिटेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो वो आपसे कहेगा मेरा भी दिमाग गर्म होता है। I transact a lot of information. I in fact transact it at the speed of thought also, and therefore I require meditation as well as yoga. मेरे भी जो घुटने हैं, मेरे हाथ हैं, इन सब के लिए भी व्यायाम करने की आवश्यकता है। मेरे मन की पवित्रता की आवश्यकता है। कई बार वो हमारे प्रवचन में आकर के बैठेगा पालथी मार करके और वो सुनेगा हमारे आध्यात्मिक प्रवचनों के लिए भी, क्योंकि आने वाले समय में मैन और मशीन दोनों ही मिलकर के सृष्टि की सेवा करेंगे। वो समय अब आ गया है। अवर मशीन्स आर बिकमिंग मोर एंड मोर इंटेलिजेंट, दे आर एम्पावर्ड विद कॉग्निटिव एबिलिटीज and they will also have ethics and morality of the kind that is expected from the human beings. आने वाले समय में ऐसी टेक्नोलॉजी बनेगी कि हमारे जो ह्यूमनॉइड्स हैं, मशीन्स हैं, इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट मशीन्स हैं, उन सभी में एथिकल और मॉरल फाउंडेशन का इंटीग्रेशन होगा, टेक्नोलॉजी के माध्यम से होगा। ये मोबाइल जो मेरे हाथ में है कल को बोलेगा आई एम नॉट मेंट फॉर डूइंग दिस जॉब, प्लीज डोंट आस्क मी टू डू दिस रॉन्ग थिंग विच यू वांट। वो जमाना आने वाला है। मशीन विल रिफ्यूज टू परफॉर्म द एक्टिविटी if it is not legal, if it is not permitted, क्योंकि machines will have that much cognitive intelligence। वो आपके चेहरे को देख करके समझ जाएगी कि आप क्या कहना और करना चाहते हो। इसलिए आने वाले समय में मशीन और मैन को बहुत साथ मिलकर के रहना है। इनफैक्ट देयर वुड बी मैन टू मैन, मैन टू मशीन, मशीन टू मशीन एंड इनफैक्ट माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन का जमाना आने वाला है। माइंड टू मशीन, मशीन टू मशीन एंड माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन का जमाना आने वाला है। तब जाकर के आपकी टेलीपैथी सही मायने में काम करेगी। आने वाले समय में आप देखेंगे कि मैन टू मैन
मैन टू मशीन, मशीन टू मशीन एंड माइंड टू माइंड कनेक्टिविटी का जो जमाना आने वाला है, उसमें टेलीपैथी विल बिकम वन ऑफ द फास्टेस्ट कम्युनिकेशन साइंस। और दुनिया भर की और भी जो बातें अभी तक जिनको मीथ कहा जाता है, वो सही मायने में रियलिटी होंगी। और ऐसा समय आ रहा है, और इस समय का हमें आगाह करना चाहिए, लेकिन समर्पण के साथ, सत्य निष्ठा के साथ अपनी कमर कसनी होगी कि हम अपनी वाणी, मन और कर्म की पवित्रता को पूरी तरह से बरकरार रखते हुए अंतिम समय, अंतिम सांस तक देश, समाज और इस दुनिया की सेवा करने के लिए पूरी तरह समर्पित रहेंगे। तब जाकर के भारतीय होने का हमें अधिकार होगा, तब जाकर के ये कहने का अधिकार होगा कि वसुधैव कुटुंबकम, केवल कहने के लिए नहीं, समर्पण के साथ कि हम संपूर्ण विश्व की के कल्याण के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध हैं, ऐसा कहना हो। लेकिन उसके लिए हम भारत को भी विश्व में, धरती के ऊपर स्वर्ग बनाना चाहते हैं। हमारे भगवान राम ने स्वयं कहा है, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। पहले हमें अपनी मातृभूमि को स्वर्ग बनाना है। अगर ये दुनिया में स्वर्ग बने, तब जाकर के सही माने हम दूसरों को कुछ दे सकेंगे। भारत जब सोने की चिड़िया था, तभी तो दुनिया के लोगों को कुछ दे पाया, तब जाकर के सही माने। तो हमें अपनी समृद्धि को, ज्ञान की परंपराओं को और हमारे मन की पवित्रता को और समाज में आचरण और व्यवहार के द्वारा आत्मीयता को पूरी तरह से सुसज्जित रखते हुए देश के निर्माण की नई पहल करनी है। मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि आपके साथ बैठ कर के मैं इस पुस्तक के कुछ पहलुओं पर चर्चा कर सकूं और अपने मन की कुछ भावनाएं राष्ट्र के विकास के लिए मैं आपके समक्ष, आपके दर्शकों के समक्ष रख सकूं। आने वाला समय भारत के लिए बहुत ही उज्जवल भविष्य है, लेकिन उस उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए हम और आप सबको अपना पूर्ण संकल्प के साथ अपना योगदान देना है, ऐसा मैं मानता हूं। और उसके बगैर ये काम नहीं हो सकता। इसमें हर एक भारतीय को, चाहे किसी भी उम्र का हो, किसी पद पर हो, पूरे समर्पण के साथ, पूरी आस्था के साथ जुटना होगा। बिल्कुल, आपकी सारी बातें अनुकरणीय है हम सबके लिए, और इसलिए आज समाज आप पे नाज करती है सर। और काफी ज्ञानवर्धक चर्चा रही आज, और इसमें कई चीजें निकल के आई जो कि राष्ट्र हित में है, समाज हित में है, व्यक्ति हित में भी आपने कई बातें कही। एक स्वस्थ समाज का निर्माण कैसे हो, वो भी आपने कहा। और मुझे लगता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की वो फिलॉसफी जो है, अंत्योदय की फिलॉसफी, जिसमें कहा गया है कि यदि समाज को मजबूत करना हो तो समाज की पंक्ति के अंत में जो खड़ा हो उसका उदय सबसे पहले हो, उसी को उन्होंने अंत्योदय का नाम दिया था। तो मुझे लगता है कि आज हमें इसके ऊपर भी चिंतन करने की आवश्यकता है। और बहुत अच्छा लगा सर, हमेशा आपसे जब भी हम चर्चा करते हैं बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। आज भी जैसे आपने सत्यनारायण कथा के बारे में भी कहा, तो बेसिकली वो कथा नहीं है, वो सत्य परायणता हमें सिखाती है। एक्सेलेंट, बहुत अच्छा। तो अंत में आपसे निवेदन करूंगा कि बस 2 लाइन में, दो पंक्ति में आप विश्व कल्याण के लिए समाज को एक संदेश दें फॉर ग्लोबल पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बिल्कुल संक्षेप में सर जी। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति जो अपने आप को भारतीय मानता है, वो भारतीयता का धारण करे, सत्य निष्ठा से, सदाचार से, सदकर्म से, और अपने कर्म को पूरी निष्ठा के साथ, पूरे संकल्प के साथ करने के लिए अपनी तैयार हो। भारत के विकास में की मूल धारा में अपने आप को जोड़े और पूरी समर्पित भावना के साथ एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण में हम बिना किसी शर्त के जुट जाएं, जिसमें न केवल भारत और भारतीय लोगों का भला हो, बल्कि पूरे विश्व का कल्याण हो। ऐसा समय अब आ गया है। भारत के विकास को ईश्वर की पूरी कृपा है, इसलिए ये होकर तो रहेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसे समाज का भी निर्माण हो जिसमें हम और आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों और इस पृथ्वी पर मानव जीवन जीने के हकदार हों, ऐसा मैं मानता हूं। आइए इस राष्ट्र यज्ञ में हम पूरी समर्पण भावना के साथ जुड़ जाएं। नमस्कार। Sir, we are immensely grateful to you for your scholarly presence with us today. और शिक्षा एवं विज्ञान के जगत में आपके उत्कृष्ट और सराहनीय कार्यों के लिए लाइफ एक्सप्रेस की जूरी ने आपके लिए एक अवार्ड की घोषणा की है, और वो अवार्ड है लाइफ एक्सप्रेस अवार्ड ऑफ आइकॉनिक सोशल रिफॉर्मर। और आपके इस उपलब्धि पर मैं आपको अपने इंटेलेक्चुअल व्यूअर्स की ओर से ढेरों बधाई कहना चाहूंगा। हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस
God willing, we shall meet again in some other academic forum. Thank you for connecting with us today. Thank you so much, sir. Thank you, Dr. Professor S.K. Jha, sir. Thank you so much for giving me this great opportunity to be with you during this program. You're doing a great job for building a conscious society, conscious and careful about its responsibility for national development. I extend to you my warmest greetings and also my very best wishes for the success of your Life Express. Thank you so much for giving us this great opportunity. Thank you. LXP Award of Iconic Social Reformer is proudly presented to Professor Pritam Babu Sharma for his philanthropic contributions to Indian society on 26 June 2025. तो आज के सत्र की समाप्ति मैं फिर एक आह्वान के साथ करूंगा, खासकर प्रोफेसर पीबी शर्मा जी की बातचीत से निकले कुछ मुख्य अंश को लेकर। प्रोफेसर शर्मा ने भारत के नॉलेज सिस्टम की तारीफ करते हुए सत्यवादिता के ऊपर बल दिया। उनका मानना है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में इस बात की विशेष पहल की गई थी कि एजुकेटेड वही है जो सत्य का पालन करता है, सत्य को धारण करता है, सत्य के व्रत को लेकर अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ पूरी लगन, मेहनत और समर्पण के साथ अपने कर्तव्य को करता है। वही सही मायने में सत्यमेव जयते कहने के लिए अधिकारी है। नो अमाउंट ऑफ अनट्रुथ कैन बी अलाउड। बच्चे को शुरू से ही सत्य बोलना सिखाया जाना चाहिए, इस पर भी उनका बल था। विकसित भारत के निर्माण में हमारा सबसे बड़ा जो आधार होना चाहिए आने वाले समय में, वह सत्य का पालन करने का होना चाहिए। अबाउट इकोनॉमी एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलप्ड नेशन, ही क्लैरिफाइड दैट वी हैव adopted GDP as the basis for comparing the nation's prosperity. आने वाले समय में nation's prosperity will be decided not on the basis of GDP but on the basis of how effectively the nation is in a position to assure happiness and well-being of its people, protection and care of its environment, and is able to reprocess all the waste which it creates and submits to the call of what we call today a circular economy. जिन नेशंस में वो व्यवस्थाएं होंगी जिससे पर्यावरण के साथ साथ मानव जाति के विकास और आर्थिक नीति को सुरक्षित किया जा सकेगा, उन देशों को विकसित राष्ट्र कहा जाएगा। उन्होंने कुल गुरुओं के लिए भी एक संदेश दिया कि वे अपना आचरण, अपना व्यवहार, अपना समर्पण, देश के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम करने की न केवल स्वयं में बल्कि अपने सभी शिक्षक साथियों में यह भावना पैदा करने की जिम्मेदारी कुल गुरु की होती है। इस बात पे भी उन्होंने काफी बल दिया। कुलपति जो अब कुल गुरु कहला रहे हैं, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है भारतीय विश्वविद्यालयों में न सिर्फ समग्र उच्च शिक्षा सुनिश्चित करने की, बल्कि ऐसे शिक्षक भी पैदा करने की जो आने वाले समय में रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप के साथ साथ उच्च कोटि की टेक्नोलॉजिकल स्किल्स और ज्ञान की उस परंपरा को आगे बढ़ा सकें जिसकी आने वाले समय में हमें आवश्यकता है। वैश्विक शांति के लिए उन्होंने कहा कि हमें अपनी कमर कसनी होगी, अपनी वाणी, मन और कर्म की पवित्रता को पूरी तरह से बरकरार रखते हुए अंतिम सांस तक देश, समाज और इस दुनिया की सेवा करने के लिए हमें पूरी तरह समर्पित रहना होगा। तब जाकर भारतीय होने का हमें अधिकार होगा। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाला समय भारत के लिए बहुत ही उज्जवल भविष्य है, लेकिन उस उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए हम और आप सबको अपना पूर्ण संकल्प के साथ अपना योगदान देना होगा। इसमें हर एक भारतीय, चाहे किसी भी उम्र का हो, किसी पद पर हो, पूरे समर्पण के साथ, पूरी आस्था के साथ एकजुट होकर उन्हें काम करना होगा। With these deliberations of Professor Pritam Babu Sharma,
वी कंक्लूड टुडेज सेशन और मिलते हैं अगले एपिसोड में. टिल देन एंजॉय योर टाइम मीनिंगफुली और हाँ, अपना और अपनों का भी ख्याल रखें. जय हिंद.